कांग्रेस कह रही है कि हम जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं। देखिए बड़बोलापन और पता है बोलने से कुछ नहीं होता। आदमी बोलने के लिए ना हर कोई जो है ना आसमान, लोग कहते हैं ना चाँद तारे दिला दूंगा, तो चाँद तारे नहीं कोई दिला देता है। ये सब कहने की बात है, ख्याली पुलाव इनका कांग्रेस पार्टी का। इनको मेहनत करना चाहिए, इनको अपनी सीटें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। 2029 में कुछ कर सके, नहीं तो इसी तरह ये लोग विपक्ष में बैठेंगे। 2047 तक कुछ होने वाला नहीं है इनका, कुछ नहीं होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? संजीव शर्मा। कहाँ से है सर? मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। ये बताइए सर, क्या कहेंगे, लगता है कि एनडीए की सरकार? मैं सबसे पहले आपको मोदी जी की उपलब्धियाँ गिनाना चाहता हूँ 10 साल की, और मेरी बात से शायद आप लोग भी सहमत होंगे। क्या था कि मोदी जी से कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। चुनाव के दौरान ही ये कांग्रेस पार्टी ने बांड भरवाया लोगों को 1-1 लाख रुपए का। उस समय तो चुनाव आयोग को जो है ना संज्ञान लेना चाहिए था। उसी टाइम पे पूरा निर्वाचन रद्द करना चाहिए। जो विपक्षी दलों के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो निर्वाचन हुआ सांसदों का ना, ये तो पूरी तरह अवैध है, क्योंकि चुनाव के दौरान ही बांड भराना 1-1 लाख रुपए का। और सुनो, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये लोग इतना प्रोपोगेंडा करके भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। बेशक देश में एनडीए की सरकार बन चुकी है, पर आज एनडीए यानी कि मोदी सरकार को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये दावा करती हैं कि ये सरकार पूरे 5 साल नहीं चल पाएगी। तो इसी के साथ साथ आज फिर एक बार कांग्रेस की तरफ से बड़ी खबर आई है कि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम जब चाहे एनडीए सरकार को तोड़ सकते हैं। इस पूरे मामले पर आखिरकार देश की जनता क्या सोचती है, पूरी बात जनता से करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभम पांडे है मैम। शुभम जी, ये बताइए, अब एनडीए की सरकार बन तो गई है, क्या लगता है पूरे 5 साल निकलेंगे या नहीं? देखिए, आसानी से, पुरजोर तरीके से, मजबूती से 5 साल आराम से निकलेंगे, क्योंकि 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी मोदी जी की, भाजपा की। 2019 में बनी, फिर 2024 में एनडीए के साथ मिला के पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी बनी। देखिए, विपक्षी जो इंडिया गठबंधन था, घमंडिया गठबंधन, ये टोटल मिल के जो है 26 पार्टियां मिल के जो है लोग 234 सीटें नहीं क्रॉस कर पाए हैं। इन लोगों को खुद पता है, पहले आत्मविश्लेषण करना चाहिए। इन लोगों को खुद की पता, खुद इन्होंने क्या रिजल्ट हासिल किया, इनको खुद पे सोचना चाहिए। और ये जो तोड़ने की बात कर रहे हैं ना कि भाजपा टूट जाएगी, ये एनडीए की पार्टियों को तोड़ देंगे, तो देखिए जो 10 साल पार्टी ने रूल किया है ना, इनसे ज़्यादा उसके पास ताकत है, इनसे ज़्यादा उसके पास पैसा है, और इनसे पहले वो तोड़ देगी। हमें तो लगता है बीजेपी अपने दम पे जो है कांग्रेस को ही तोड़ के 272 प्लस कर लेगी। हाँ, आने वाले 6 महीनों में। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार बात कह रहा है कि अगर लोकसभा स्पीकर टीडीपी और जेडीयू को नहीं देती बीजेपी, तो कहीं ना कहीं रार आ सकती है एनडीए। आपने देखा होगा मंत्रिमंडल बंटवारे में, कैबिनेट बंटवारे में बीजेपी कहीं झुकी है? आप ये बताइए, थोड़ा सा भी गठबंधन का दबाव दिखा है? आप बताइए, जो सबसे बड़े जो होते हैं प्रोटोकॉल के जो पोस्ट होते हैं, गृह मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय हुआ, वित्त मंत्रालय हुआ, विदेश मंत्रालय हुआ, इसको बीजेपी ने अपने पास रखा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लोकसभा स्पीकर का पद भी बीजेपी अपने पास रखेगी। ये किसी को देने वाली नहीं है, ये झुकने वाले नहीं हैं। इनके पास 240 तो इनका अपना खुद का है, फिर एलजेपी वगैरह जो है, ये जेडीयू टीडीपी मिला के इनका आराम से 293-95 बैठ रहा है। इनको कोई टेंशन नहीं है। देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये जेडीयू, नीतीश कुमार इधर उधर चले जाएंगे, स्टेबिलिटी आपको कहाँ नज़र आ रही है? स्टेबिलिटी एनडीए में नज़र आ रही है। एक पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा, तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी के खिलाफ देश में थोड़ी बहुत तो थी, क्योंकि कोई लगातार जो है 2 बार शासन प्रशासन में रहा हो, थोड़ा बहुत जरूर अपेक्षा, आदमी जिससे ज़्यादा अपेक्षा रखता है ना, उसी से जो है शिकायत भी रहती है। उसके बाद भी जो है भाजपा जो है पूरे देश में 240 सीटें लाके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही। उसके बाद इनको बस 32 की और ज़रूरत थी। ये भी अपना कवर कर लेते। उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या झूठा प्रचार प्रसार किया, ये चुनाव के दौरान ही ये कांग्रेस पार्टी ने बांड भरवाया लोगों को 1-1 लाख रुपए का। उस समय तो चुनाव आयोग को जो है ना संज्ञान लेना चाहिए था। उसी टाइम पे पूरा निर्वाचन रद्द करना चाहिए। जो विपक्षी दलों के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो निर्वाचन हुआ सांसदों का ना, ये तो पूरी तरह अवैध है, क्योंकि चुनाव के दौरान ही बांड भराना 1-1 लाख रुपए का। और सुनो, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये लोग इतना प्रोपोगेंडा करके भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। विपक्ष कह रहा है मोदी वैसे खत्म हो चुका है देश में, 2029 आते आते तो इससे भी कम सीटें हो जाएंगी एनडीए। देखिए, मैं बता दूं,
तीसरी बार लगातार जो है ना प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है। वो भी 240। देखिए इतने विविधताओं का देश ये है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक आप ध्यान से देखिए। मैं बता दूं पिछली बार जो है 2 सरकारें मनमोहन सिंह की रही, 240 सीटें उनकी नहीं थी, 200 के आसपास ही सीटें थी उनकी। अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सरकार चलाई, 200 से कम ही सीटें थी उनकी भी। और बता दूं देश में पीवी नरसिंह 1996 के बाद ये कांग्रेस पार्टी जो 200 नहीं क्रॉस कर पाई है, इनको शर्म आना चाहिए। 240 वाली पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं आप खुद। 1996 के बाद से आप 200 सीटें तो नहीं क्रॉस कर पाए। आप उस पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं जिसने जो है 90% मार्क्स लाके बस थोड़े से मार्क्स से बहुमत से रह गई जो है। आप तो पासिंग मार्क भी नहीं ला पाए। आप बताइए लेकर जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि आज देश में लोकतंत्र है तो इंडी की गठबंधन की सरकार भी बन सकती है एनडीए गिरा के, यानी कि अखिलेश यादव के कई नेताओं का भी ये बयान साफ। देखिए ये ख्याली पुलाव इन लोगों का है, ये लोग बस अपने मजे लेते रहे। इन लोगों को तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि तीसरी बार भी हम जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तथा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये सोचना चाहिए कि हम लोग तीसरी बार भी 100 क्रॉस नहीं कर पाए। ये बड़ी शर्मनाक बात है। वो पार्टी जो 1885 की बनी हुई पार्टी, आप बताइए, जो 100 नहीं क्रॉस कर पा रही है। 3 बार से एक गधा आदमी घोड़ा बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो गधा का गधा ही रह गया। आप ये बताइए 40-50 सीटें बढ़ा के आप कौन सा जो तीर मार लिए। मैं तो कहता हूं कि ये जो विपक्षी दल कूद रहे हैं ना, इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। अच्छा ये बताइए, विपक्ष लगातार टीडीपी और यानी कि जेडीयू को लेकर, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर कर रहा है। अगर इन 2 बड़े नेताओं ने, जिनकी 12 से लेकर 16 सीटें आंध्र प्रदेश और बिहार में आई हैं, अगर ये बीजेपी को छोड़ देते हैं तो किस तरीके से सरकार स्टेबल रहेगी? देखिए पहली बात तो कोई एकाएक क्यों छोड़ देंगे, कोई तो मतलब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनमें होगा ना। इतिहास रहा है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने पाला पलटने का इतिहास है, ये तो सही बात है। लेकिन पता है जेडीयू क्या है, भाजपा के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही है, टीडीपी क्या आंध्रा में चला रही है। मैं बता दूं अगर जेडीयू जो है धोखा करती है बीजेपी के साथ, तो पता है इसकी सरकार वहाँ पर गिर जाएगी बिहार में। टीडीपी भी जो है, टीडीपी चलिए कम सीट भाजपा की आई आंध्र प्रदेश में, लेकिन इनका वोट प्रतिशत जो है अच्छा खासा वहाँ पर आया हुआ है। इनको एक पता है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस पर पूरी तरह सहमत बन गई है। अगर ये चीज़ आप मंत्रिमंडल में ही देखिए, कैबिनेट में ही देखिए, मोदी जी जो है कहीं से झुके नहीं हैं। सब जो टॉप प्रोटोकॉल के पोस्ट होते हैं, जो कैबिनेट में होते हैं, लोग गृह मंत्रालय माना जाता है, विदेश मंत्रालय माना जाता है, वित्त मंत्रालय माना जाता है, विदेश माना जाता है। आप ये बताइए कहीं से ही किसी एनडीए के घटक दल को इन्होंने नहीं दिया, ये अपने पास ही रखा है। आप बताइए तो आप कैसे कह सकते हैं कि थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है जो। मेरा लास्ट सवाल, कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से खबर आ रही, कांग्रेस कह रही है कि हम जब चाहे सरकार गिरा सकते। देखिए बड़बोलापन, और पता है बोलने से कुछ नहीं होता। आदमी बोलने के लिए ना हर कोई जो है ना, आसमान लोग कहते हैं ना चाँद तारे दिला दूंगा, तो चाँद तारे नहीं कोई दिला देता है। ये सब कहने की बात है, ख्याली पुलाव इनका कांग्रेस पार्टी का। इनको मेहनत करना चाहिए, इनको अपनी सीटें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। 2029 में कुछ कर सके, नहीं तो इसी तरह ये लोग विपक्ष में बैठेंगे। 2047 तक कुछ होने वाला नहीं है, इनका कुछ नहीं होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? संजीव शर्मा। कहाँ से है सर? मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। ये बताइए सर, क्या कहेंगे, लगता है कि एनडीए की सरकार? मैं सबसे पहले आपको मोदी जी की उपलब्धियाँ गिनाना चाहता हूँ 10 साल की, और मेरी बात से शायद आप लोग भी सहमत होंगे। क्या था कि मोदी जी से कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है। मोदी जी के आने से क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है भाई साहब आप भी सुन लेना। वो ये फ़र्क पड़ा कि पहले क्या होता था, जैसे हम हैं, देखो ना तो हमारी बीवी हमारी सुनती, ना हमारा बेटा हमारी सुनता। हम काम करने जाते हैं तो वहाँ हमें साहब की सुननी पड़ती है, यानी कि एक मर्द को हर जगह सुननी पड़ती है। सिर्फ जो हमारी बेटी है वो हमारी सुनती थी, ठीक है। अब मोदी जी के आने 10 साल के बाद ये फ़र्क पड़ा है कि जो बेटियाँ जो सुनती थी ना, वो बेटियों ने भी सुनना बंद कर दिया है। जैसे मोदी जी किसी की नहीं सुनते, ऐसे समाज में कोई किसी की सुनना बंद हो गया है। हर आदमी अपनी डफली और अपना राग उसका चल रहा है। एक तो ये मोदी जी की बड़ी उपलब्धि हुई है कि जो हमारी लड़कियों में जो परिवर्तन आया है, ठीक है। और दूसरा एक मोदी जी की जो मैं बहुत बड़ी बात कहता हूँ, मोदी जी कहते हैं 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। क्या मोदी जी ने कहा कि आपके क्रेडिट में आएंगे या डेबिट में आएंगे? ऐसा तो नहीं बोला ना उन्हें। 2 चीज़ होती हैं खाते में, एक होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट। क्रेडिट का मतलब आपके खाते में पैसा है, डेबिट होता है आपको पैसा देना है। जब मनमोहन सिंह थे उस टाइम हर हिंदुस्तानी के ऊपर 40,000 रुपया कर्जा था। जो एक बच्चा पैदा भी होता है ना, उसके ऊपर 40,000 रुपये कर्जा था। अब मोदी जी क्या है, वो तो फकीर आदमी है, पैसे ला रहे हैं, दुनिया भर से उधार ले लिया। आज हर हिंदुस्तानी के ऊपर 2.5 लाख रुपए कर्जा है। एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके ऊपर 2.5 लाख कर्जा है, ठीक है। मेरी बात का जवाब नहीं देना। आप दे रहे हैं और तीसरी बात कर्जा। देखिए सर, 5 साल का टेन्योर बीत चुका है, नई साल की शुरुआत हो चुकी है, जनता ने जवाब दे दिया।
बात तो सुन लो। एक सवाल हो गया ना, जवाब देने अरे मेरी उपलब्धियां तो सुन लीजिए। दीजिए। सर आपकी बेटी भी आपसे सुनेगी। देखिए, ये जो उन्होंने कहा ना भाई साहब ने कि कर्जा ले रखा है, कर्जे में दबा दिया। कर्जा आदमी की वैल्यू देख के मिलता है। अभी आप पाकिस्तान चले जाइए, कोई 1 करोड़ रुपए मांगने चला जाए कहीं, तो पाकिस्तान को कोई देने वाला नहीं है। चलिए, अभी उनकी बेटी नहीं सुन रही है, वो भाग गए यहाँ से। हाँ हाँ, वही तो है ना। अब ये भारत की वैल्यू उन्होंने इतनी बढ़ा दी कि ये चाहे जितना मर्जी कर्जा ले लें, इनको तुरंत मिलेगा। और पता क्या है, अगलों को भरोसा है कि भाई ये कर्जा इनको दे दिया तो हमारा ब्याज सहित वापस आएगा। इतनी इंडस्ट्री, इतना रोजगार भारत में है कि हमारा ब्याज सहित वापस आएगा। वरना पाकिस्तान भिखारी है, मांगता फिर कौन दे रहा उसको। अब आप ये लगा लीजिए, अगर मैं कहीं से अपना मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए लेने चला जाऊं, तो सबसे पहले मेरी वैल्यू देखी जाएगी, भाई 5 लाख लेने लायक है या नहीं। ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं डेंजर सिटी कैराना से। क्या उत्तर प्रदेश से आया सर? वहाँ से तो इकरा हसन जो है वो जीत चुकी हैं। ये बताइए सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस बार बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरा, अयोध्या में हार हुई है, उसके बावजूद भी लगातार योगी सरकार अपने प्रशासन पर कायम है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। जिस तरीके से लखनऊ के अकबर नगर में जो अवैध कब्जे हैं वहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कहा है कि ये हार का बदला गरीबों से लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अयोध्या में हार हुई है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो विशेष समुदाय के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक क्लियर कर दूं, अयोध्या से बीजेपी हारी नहीं है। ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो अपने देश को देश नहीं मानते और हिंदुओं को कलंक लगा दिया। पूरी दुनिया में कह रहे कि भाई अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए। कौन कहता है अयोध्या हार गए? अयोध्या बिल्कुल नहीं हारे। अयोध्या सीट है ही नहीं तो हार कहाँ से गए? फैजाबाद नाम की सीट है, और फैजाबाद में नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, है तो वहाँ तो बीजेपी हारेगी। उसमें 6 विधानसभा है, 6 में से 1 है अयोध्या। और अयोध्या की अगर गिनती करके देखी गई तो वहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी 4000 की बढ़त से आगे था। तो अयोध्या कैसे हार गए? ये तो सब बकवास है। सब बकवास है। और दूसरा, विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर की, जहाँ राम मंदिर दो, हाँ। सच तो ये है कि अयोध्या भी हारे और राम भी जीत, वो अयोध्या भी जीते और राम भी जीते। अरुण गोविल, जिसको राजनीति की ABCD मालूम नहीं है, वो केवल राम का रोल किया था इसलिए जीत गए। केवल राम के नाम से जीते, अयोध्या भी जीते और राम भी जीते। लेकिन ये बेवकूफ़ मीडिया जो है ना, ये अपनी TRP के चक्कर में इसने हिंदुओं की बेइज्जती करा दी पूरी दुनिया में। पर आज उस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर 2017 से ही चलता आ रहा है, आज फिर एक बार वो बुलडोजर काम कर रहा है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि हार की बौखलाहट है, हार के चलते योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवा रहे हैं। देखो, मैं बताऊँ आपको, उत्तर प्रदेश में उन्होंने अधिकारी आज़ाद कर रखे हैं। कानून का पालन होना है, चाहे उसके सामने कोई हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने अवैध कब्जा कर रखा है उसका हटाया जाएगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा, बीजेपी की हार का मुख्य कारण ये रहा है कि इन्होंने जो योगी जी ने ये अधिकारी आज़ाद कर रखे हैं, ये उसका भरपूर नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दबाव तो किसी पे है। 50 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है, जिस तरीके से रिश्वतखोरी की गई है। सस्पेंड करना, ट्रांसफ़र करना, ये कोई समाधान नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं यूपी गवर्नमेंट पे मैंने केस किया हुआ है, हाई कोर्ट इलाहाबाद। ये अभी जुलाई में नोटिस पहुंच जाएगा। उसमें मैंने सारे सबूत दे रखे हैं। अधिकारी जो भी काम कर रहे हैं, केवल पैसे के लिए कर रहे हैं, किसी के आदेश का पालन नहीं होता। सवाल है आपसे, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आप कैराना से हैं, कैराना का अगर हम बात करें तो कैराना में ज़्यादातर जो आबादी है वो विशेष समुदाय की है। इसी के साथ अगर हम बात करें, रुक जाइए मेरी बात सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा एक धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, उन्होंने फॉर्मर ट्विटर पर एक पोस्ट करके कहा कि आज जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है तब से देश भर में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, विशेष समुदाय का वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा में 5 लाख वोट हिंदुओं की फालतू है कैराना में, और 70,000 विधानसभा में फालतू है। लोकसभा के बाद जो है वो मुस्लिम समुदाय को सताया जा रहा है, जैसे ओबीसी के। नहीं 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 नहीं, मैं बताऊं आपको, आप बहुत लंबा भाषण हो जाएगा, फिर वो ठीक नहीं है। वहाँ एक झूठ फैलाया था बाबू हुकुम सिंह ने कि कैराना से हिंदू पलायन कर गए। वो टोटल झूठ है। कैराना से पलायन कभी हिंदुओं ने किया नहीं। मैं भी कैराना से रहता हूँ, पलायन मैंने भी किया हुआ है, लेकिन जब गए थे कैराना में तो दीवारों पर और घरों पर लिखा क्यों हुआ था कि ये घर बिका हुआ है? उसके पीछे क्या रीजन? तो ये जिसको बेचना है वो लिख ही देगा, वो कोई बात साथ कई सारे घरों नहीं। नहीं नहीं, हिंदू आज नहीं रहते क्या वहाँ? मैं बताऊँ आपको, कैराना की रियलिटी है कि जिस टाइम अयोध्या में ढाई गई, उस टाइम उत्तर प्रदेश के हर शहर में दंगे हुए थे, हर शहर में कर्फ्यू लगा था, लेकिन कैराना में तब भी दंगा नहीं हुआ। ये कैराना की रियलिटी है। अब कैराना को बदनाम कर दिया तो वहाँ के लोगों ने क्या है, बीजेपी को वोट देना बंद कर दिया। और जो दूसरी पार्टी जो जीतती है, नाई दर्शन विधायक है,
एकरा हसन सांसद बनी है अभी अभी, वे उनकी अपनी खूबी है, वे हिंदुओं की सुनते हैं, हिंदुओं के काम करते हैं। अच्छा मैडम ये